Hello dear students, welcome back. Most welcome back to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, today we are going to just read the explanation and reference to the context of your fourth poem, that was A Thing of Beauty, Joy Forever. And after that, Keeping Quiet in an Elementary School Classroom in Salem, and then the last poem will be My Mother at 66. Dear students, I think you are just in a very well manner comprehending each explanation with reference to the context, and you are just making the notes, preparing the notes of all these explanations. Dear students, wait for some time. I am preparing all the explanations, all the reference to the context of each poem, and each stanza will be explained in a very well manner in your notes, and you are to wait for that. Okay, till then. तो आज हम पढ़ेंगे जो आपकी फोर्थ पोइम है, कौन सी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके हम नोट्स पढ़ेंगे. ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. और आपको पता है कि ये लिखी किसने, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. लिखी है इसको जॉन कीट्स ने, जिसका जन्म 1795 में और डेथ 1821 में हुई थी. और 1818 में उन्होंने एक पोइम लिखी, 1818 में प्रकाशित हुई. वो पोइम का नाम था, बड़ी पोइम थी, एंडीमियन. ठीक है, एंडीमियन नाम का एक शेफर्ड होता है जिसको एक सीलिन नाम की चांद की देवी से प्रेम हो जाता है. बताया था मैंने, हेलेना सिंथिया उसको वो पुकारता है. तो उसमें बताया गया है कि भाई जो कोई ब्यूटीफुल थिंग होती है वो क्या करती है कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट को वो प्लीज़ करती है, अपीज़ करती है. कितना भी डिजेक्टेड, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड मूड में इंसान होगा, लेकिन कोई भी नेचुरल थिंग, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग उसके हृदय को उस मूड से बाहर ले आती है. ठीक है, तो हम कर रहे हैं, जिस स्टेंजा को हम कर रहे हैं वो है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देयरफॉर एवरी मोरो, ये है. तो हम इस स्टेंजा को करेंगे. देखिए, इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन बनाते हैं. क्या नाम क्या स्टेंजा का? देयरफॉर एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी वेंड. ठीक है ना, टू बाइंड अस टू द अर्थ. ठीक है ना, इन सर्च ऑफ, ऐसा कुछ है, इन सर्च ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी, इस तरीके से है. सच द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग से पहले का जो लाइन है वो है कुछ इस तरीके से ही है, द शेड ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग. लास्ट थिंग से ही हो रहा है. ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है. वो टेक्स्ट नहीं है, मैं आपको पोइट्री का टेक्स्ट दिखा देता. ठीक है ना, शायद हो, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मे बी देखते हैं, शायद हो. डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, इसमें नहीं है वो टेक्स्ट. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिना टेक्स्ट के भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. चलो देखो, आपको पता है हम सेकंड स्टेंजा का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों रेफरेंस. ओके, ये मैं हेडिंग डाल चुका हूँ, REFERENCE, रेफरेंस. और रेफरेंस के लिए देखो अपन शुरुआत कर रहे हैं. दीज ब्यूटीफुल पोइटिक लाइन्स, एक ही लिखना है आपको, यही लिखना है अपन को. पोइटिक लाइन्स हैव अकर्ड इन, आप हैव बीन टेकन कर सकते हो या हैव अकर्ड कह सकते हो. हैव अकर्ड, OCCURRED, अकर्ड इन किस पोइम में? अकर्ड इन पोइम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है ना, अकर्ड इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय. ठीक है ना, आपको रिटन बाय, रिटन इन या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऐसे लिख दो, जिसे लिया गया है. एक्सट्रैक्टेड जो लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंडीमियन, ये भी लिखेंगे आप, एंडीमियन. फिर अपन इसके बारे में लिखेंगे कि रिटन कब लिखी गई है, रिटन इन लिखी गई, रिटन बाय ऐसे लिख दो पहले तो, रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स के बारे में लिखेंगे, फेमस
a famous English romantic poet, English romantic poet, romantic poet, ओके, इंग्लिश रोमांटिक पोइट के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई? इन 1818, ओके, ये आपको लिखना है। तो ये आपका रेफरेंस हुआ पूरा की पूरा। इसमें पोइट का नाम आ गया, पोइम का नाम आ गया, इसमें कहाँ ये प्रकाशित हुई कविता वो भी आ गया, मतलब कौन सा ग्रंथ लिया गया, तो एंडीमियन है। तो आपको ये सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करने हैं। बाकी पोइट का नाम आपको कभी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं करना। पोइट का नाम ये है कि थोड़ा इटैलिसाइज कर दो, डार्क कर दो, ओवरराइट कर दो, ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर दो, लेकिन उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद मत करना। आपको जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है वो है पोइम का नाम या फिर जिस संकलन से वो ली गई है उसका नाम, ओके, एडिशन क्या है उसका। अब आते हैं हम रेफरेंस में, ये रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट में। तो चलो कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं हम क्या है। देखो कॉन्टेक्स्ट शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा आपको। तो देखेंगे इन द पोइम Keats wants to show that या wants to say that कहना चाहते हैं कि a beautiful thing या anything of beauty, anything कोई भी वस्तु हो of beauty, कोई भी वस्तु हो जो किसकी हो, of beauty सौंदर्य की, provides वो प्रदान करती है इटर्नल जॉय, इटर्नल यानी कि आंतरिक या शाश्वत, इटर्नल माने शाश्वत, जॉय जॉय किसको, शाश्वत जॉय टू ह्यूमंस मानवों के लिए, ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं, टू ह्यूमंस इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बाद, इन स्पाइट ऑफ ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, उदासीनता, एंड डिजेक्शन, एंड DEJECTION डिजेक्शन इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक सजेशन देगा पोइट, क्या सजेशन, वो कह रहा है कि हमको प्रकृति से टच में रहना चाहिए। तो देयरफॉर वाला वो सजेशन दिया ना, तो ही सजेस्ट, ये लिखेंगे आप, ही सजेस्ट ह्यूमन बींग्स, ये मानवों को सजेस्ट करता है, ह्यूमन बींग्स टू कीप इन टच, कि वो टच में रहे, टू कीप इन टच में रहे विथ अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये क्या लिख चुके हैं, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप कंप्लीटली लिख चुके हो दोस्तों, ठीक है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप कंप्लीटली लिख चुके हो। तो अब मैं चलता हूँ किस पर, एक्सप्लेनेशन पर। तो चलो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसकी लिखते हैं, लो मैं इसको वाइट में लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन, ये लीजिए, और मैं येलो में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, येलो इंक में, ओके। देखिए Keats desires, DESIRES, desires his readers to know the value and importance की, किसको जाने, वो वैल्यू को जाने और इम्पोर्टेंस को जाने, ऑफ किसकी, ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग या ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, विच या दैट कह दो, दैट प्रोवाइड्स है ना, एन एवरलास्टिंग कभी खत्म ना होने वाला, एवरलास्टिंग यानी कभी खत्म ना होने वाला, एवरलास्टिंग जॉय या ऐसे कह दो, एवरलास्टिंग एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं अपन, जॉय की जगह डिलाइट, एवरलास्टिंग डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट और हैप्पीनेस, ठीक है ना, किसको,
that provides to the disappointed heart and mind, disappointed heart, जो निराश हृदय, and the disappointed heart and the gloomy mind, उदासीन दिमाग, gloomy mind of human beings. अब वो क्या कहता है? he suggests, वो सुझाव देता है, he suggests not disconnecting, वो सुझाव देता है कि हम डिस्कनेक्ट ना हो, नॉट डिस्कनेक्टिंग, ठीक है ना, नॉट डिस्कनेक्टिंग द इटरनल ब्यूटी ऑफ, किसकी? इटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हम जो नेचर की इटरनल ब्यूटी है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट ना करें. फिर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की बताता है कि भौतिकतावादी जीवन कैसा है, ठीक है ना. ही स्पीक्स, वो कहता है, हम देखो रिपीट नहीं कर रहे हैं वर्ड्स को, है ना. ही स्पीक्स that materialistic, materialistic life has made every man, yeah, everyone gloomy, dejected and disappointed बना चुकी है. but there is only one thing that can, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही चीज़ है जो हटा सकती है, that can remove this pall of negativity, this pall of negative ideas या negative thoughts, negative ideas from one's heart. तो that there is only one thing, there is only और लगाना था मुझे यहाँ, there is only one thing that can remove this pall of the negative ideas from the one's heart, and the thing is beauty, and the thing, thing, is beauty. He urges, वो अर्ज करता है, he urges his readers, वो अपने पाठकों से अर्ज करता है क्या करने की? his readers to, वो अपने अर्ज करता है पाठकों से to search beauty, बस इतना से लिख दो, to search beauty, बस ख़त्म. ये आपकी क्या होगी? एक्सप्लेनेशन हो गई. अब देख लो आप एक बार अच्छे से, पूरा मतलब हमने इसको तरीके से बना लिया है. ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन हो गई, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और ये एक्सप्लेनेशन. और अब हम लिखते हैं दोस्तों एक क्रिटिकल नोट, है ना. क्रिटिकल नोट लिखते हैं. देखो ये आपके वर्ड्स होंगे. एक्सप्लेन, जैसे कोई भी चीज़ व्याख्या हम करते हैं तो हमारे खुद के शब्दों से करते हैं. हम क्या समझ में आया, हम क्या इससे समझते हैं. तो क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं हम, क्रिटिकल नोट्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आप है ना सेकंड स्टैंजा के नोट्स आप मुझे लिख के बताएंगे. मैंने जब पढ़ाया था तो उस समय क्या बताया था, अगर वहाँ लिटरेशन आ रहा हो तो लिटरेशन मुझे बताएंगे आप. तो आपको बताइए, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर बी ब्रीदिंग ए फ्लोरी बेंड टू बाइंड अस टू अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस इन ह्यूमन डर्थ ऑफ ग्लूमी, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना. ऑफ द नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज, है ना, ओवर डार्कन, इस तरह है ना, इस तरह की से है कुछ कि वी कीप आर सर्चिंग, ठीक है ना. तो ये इसमें देखना, इसमें क्या आपको यहाँ पर जो क्रिटिकल कमेंट्स मिल सकते हैं एक बार आप बताइए. फिर अपन जब कल की क्लास लेंगे तो पहले मैं पिछले क्रिटिकल कमेंट्स को क्लियर करूँगा कि इसमें क्या नोट्स हो सकते हैं.
आप एक बार अपना आइडिया लगा के बताओ। एक लाइन तो आप लिखोगे कौन सी, कि द लैंग्वेज ऑफ द स्टैंजा, द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ वेरी सिंपल एंड कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है ना। और लिटरेरी भी लिख देना, LITERARY, है ना। फिर इसमें क्या क्या डिवाइसेज यूज हुई है, अलिट्रेशन यूज हुआ है या ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, या जो भी आप कुछ बताना चाह रहे हैं इसके बारे में वो मुझे आप बताएंगे। तो दोस्तों कल हम जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। एक बार स्क्रीनशॉट्स और ले लीजिए सबकी, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स और अवेलेबल करा देता हूँ। एक तो आप फटाफट से एक्सप्लेनेशन की स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, एंड आप इसके बाद रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।